हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर रितु चतुर्वेदी है और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ मौर्य वंश के पतन के कारण। तो देखिए, हम लोगों ने देखा कि मौर्य वंश कितना विशाल था। बहुत बड़े बड़े शासक मौर्य वंश में हुए, लेकिन इसके बाद भी एक समय ऐसा आया जब मौर्य वंश का पतन हो गया। तो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश रहा और तीन प्रमुख बड़े शासक इस वंश में रहे: चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। इसके बाद के जो शासक थे, क्या ऐसी वजह रही जिसके कारण मौर्य वंश का पतन हुआ, हम आगे आने वाली स्लाइड्स में जानेंगे। मेरा नाम डॉक्टर रितु चतुर्वेदी है। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चरखारी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। तो इस मैप में आप देख रहे हैं पूरा जो ब्लू एरिया है, ये जितना कवर है, ये सम्राट अशोक, उनके पिता बिंदुसार और उनके भी पिता चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में आ गया था। यानी पूरा अफगानिस्तान से लेकर के आपका कर्नाटक तक का एरिया ये पूरा इसमें आता है। और अशोक ने, आपको मालूम ही है कि ये उड़ीसा का जो क्षेत्र था, वहाँ पर कलिंग में आक्रमण किया था। तो ये क्षेत्र अशोक के द्वारा विजित है, यानी जीता गया है। दूसरा प्रमाण ये भी मिलता है कि इतना बड़ा शासन, ये इतना बड़ा उनके पूरे क्षेत्र में आता था क्योंकि अशोक के अभिलेख इन सब पूरे एरियाज में मिले हैं। और कैसे मिल सकते हैं किसी शासक के अभिलेख? जब कोई राज्य उसके अंतर्गत ही आता होगा, कोई देश, कोई क्षेत्र किसी शासक के अंतर्गत ही आता होगा, अंडर में आता होगा, तभी तो उसने वहाँ पर अभिलेख लगवाए होंगे। चाहे वो स्तंभ लेख के रूप में हो, चाहे वो गुफा लेख के रूप में हो, चाहे वो शिलालेख के रूप में हो। तो अगर हमारी टेरिटरी में कोई हिस्सा आता होगा, हमारी टेरिटरी में वो चीज़ आती होगी, तभी हम लिखवा सकते हैं, वरना किसी दूसरे राज्य के दूसरे राजा के राज्य में हम थोड़ी ना लिखवा सकते हैं। तो ये माना जाता है कि इतना पूरा जो है ये अशोक से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य तक के शासन काल में रहा होगा। तो स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चाणक्य ने एक मार्गदर्शक के तौर पर, एक गुरु के तौर पर ये साम्राज्य को स्थापित करने में मदद की थी। अफगानिस्तान से बंगाल और कश्मीर से कर्नाटक तक ये लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर तक क्षेत्र में विस्तृत था। तो ये अफगानिस्तान से लेकर के ये पूर्व में बंगाल तक, यहाँ बंगाल की खाड़ी आती है, ये पूर्व का एरिया है। और उधर आपका कश्मीर से लेकर ये कर्नाटक तक का एरिया पूरा जो है ये मौर्य वंश के अंतर्गत आता था। और लगभग 137 वर्ष भारत पर शासन किया और प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक महान थे। और अशोक के बाद मात्र 50 वर्षों में इस साम्राज्य का पतन हो गया है, अशोक की मृत्यु के बाद। तो अशोक की मृत्यु कैसे हुई थी कि अशोक की मृत्यु जो है, अशोक बहुत ज़्यादा दान करते थे, धर्म के नाम पर, धम्म के नाम पर। तो उनके बाद में आने वाली पीढ़ियों ने जो है उनके व्यय में कटौती करना शुरू कर दिया कि ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, इनको अब आदेश दिया जाए कि ये जो है ये ज़्यादा पैसा ना खर्च करें। तो उनकी जो है कटौती कर ली गई। लास्ट में ऐसी स्थिति आई कि उनको कहा जाता है, ऐसा लिखा हुआ है बौद्ध ग्रंथों में, कि उनको लास्ट में जब अंतिम समय चल रहा था तो उनको आधा आंवला ही खाने को दिया जाता था और धीरे धीरे अशोक की मृत्यु हो गई। तो एक महान शासक की इस तरीके से मृत्यु हुई। तो क्या क्या कारण थे आप लिख सकते हैं। अगर 4-5 कारण भी आपको याद रह जाएंगे तो आप लिख सकते हैं। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक एक योग्य उत्तराधिकारी थे और एक बड़े साम्राज्य की उन्होंने नींव डाल दी थी। लेकिन अशोक के बाद कोई भी ऐसा उत्तराधिकारी नहीं रहा जो योग्य हो, जो इतने बड़े साम्राज्य को, जो उनके पूर्वजों ने उनको दिया था, वो उसको संभाल सके। तो अयोग्य, दुर्बल यानी कमज़ोर, और अयोग्य, योग्य नहीं थे बाद में आने वाले उत्तराधिकारी, जिसके कारण से साम्राज्य की नींव हिल गई। तो योग्य शासकों की कमी थी। अशोक की मौत हो जाने के बाद कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं हुआ जिसमें अच्छी क्षमता हो, सैन्य कौशल हो, यानी सेना को संभाल सकता हो, या दूरदर्शी हो। दूरदर्शी बने दूर का देख सकता हो, समझ सकता हो, विचार कर सकता हो कि कैसे हमें अपने राज्य को स्थिर बनाए रखना है, टूटने नहीं देना है। और दुर्बल शासकों के कारण नींव कमज़ोर हो गई। साम्राज्य का विभाजन धीरे धीरे अशोक की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी हुए उनमें जो है साम्राज्य विभाजित होता चला गया। किसी को ये राज्य हिस्सा मिल गया, किसी को ये हिस्सा मिल गया, किसी को ये हिस्सा मिल गया, किसी को ये हिस्सा मिल गया। तो इस कारण से अशोक के जो उत्तराधिकारी हुए उनमें साम्राज्य बट गया
और साम्राज्य बंटने के कारण, चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के समय में पूरा साम्राज्य एक ही व्यक्ति के अधिकार में था, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे वो बिंदुसार हो, चाहे वो अशोक हो। लेकिन इनके बाद, अशोक के बाद उनके पुत्रों में ये साम्राज्य बट गया, तो बंटने के कारण साम्राज्य जो है कमज़ोर हो गया। विघटन रोकने में असफलता, कोई भी ऐसा बड़ा शासक नहीं था जो ये विघटन हो रहा था साम्राज्य में, बट रहा था जो राज्य, इसको रोक सके। तो सिर्फ राजकुमारों ही नहीं, जो प्रांतीय शासक थे, यानी प्रांतों में भी जो शासक महत्वपूर्ण हो गए थे, स्ट्रांग बन गए थे, उन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। तो ये सब केंद्रीय शक्ति का क्षरण हुआ, मतलब केंद्र में कोई एक मजबूत शक्ति नहीं थी, कोई एक मजबूत राजा नहीं था, जिसके कारण से धीरे धीरे राज्य टूटने लगा। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया और धार्मिक संघर्ष, तो अशोक ने बौद्ध नीति को अपनाया था। आप लोगों को मालूम है, पहले तो अशोक, कल्लड़ की राजतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक प्रारंभिक स्थिति में शैव थे, भगवान शिव के प्रति समर्पित थे और भगवान शिव की आराधना करते थे। ऐसा नहीं था कि अशोक ने ब्राह्मण धर्म को छोड़ दिया था, लेकिन बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा अशोक के कारण मिला था। तो बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के कारण जो ब्राह्मण धर्म वर्ग था या ब्राह्मण समुदाय था, उसमें ये बहुत असंतोष पैदा हो गया था, और थोड़ा सा ब्राह्मणों की स्थिति भी उस काल में आकर के गिर गई थी। और बौद्ध जो थी, बौद्धों की जो नीतियाँ थी, बौद्धों की जो पॉलिसीज़ थी, या बौद्ध जो मठ थे, वो बहुत ज़्यादा बनवाए जा रहे थे मंदिरों के मुकाबले। तो जो ब्राह्मण वर्ग था उसमें काफ़ी ज़्यादा असंतोष आ गया था, और उस समय ब्राह्मण वर्ग बहुत ज़्यादा था। तो ब्राह्मण वर्ग जो था वो मौर्य वंश को पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि अशोक ने बौद्ध नीति को अपनाया था और बौद्ध धर्म का उन्होंने बनाया था। तो इससे ब्राह्मण वर्ग जो था, या ब्राह्मण धर्म जो था, या ब्राह्मणों से संबंधित जो चाहे कोई भी देवी देवता हो, वो थोड़ा सा बैक उसमें आ गए थे, और अशोक ने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया था। तो ये भी एक बड़ा पतन का कारण था। आर्थिक संकट और वित्तीय दबाव, तो देखिए, एक विशाल सेना तो थी ही, मौर्य साम्राज्य में इतना पूरा एक बड़ा विशाल साम्राज्य बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने। तो उसको खर्च के लिए सेना को वेतन देना पड़ता था, घोड़े थे, हाथी थे, रथ थे, तो इसके लिए सेना पर जो है खर्च भी बहुत होता था। तो इससे क्या होता था, खजाना खाली हो रहा था। और धार्मिक अनुदान, सम्राट अशोक जो थे वो जगह जगह भिक्षुओं को, विहारों को, स्तूपों को बहुत धन दान देते थे, धर्म यात्राएं करते थे, धर्म का प्रचार करने पर भी बहुत धन खर्च करते थे। तो इसके कारण से भी आर्थिक संकट आ रहा था। इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य था, तो नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी, यानी मंत्री है, मंत्री परिषद है, उसके अंडर में बहुत सारे मंत्री हैं, तो एक पूरा जाल बिछा हुआ था मौर्य साम्राज्य में। तो इन सब का वेतन भी बहुत ज़्यादा था, तो वेतन और भत्तों पर बहुत ज़्यादा धन का खर्च हो रहा था। तो ये भी आर्थिक संकट और वित्तीय दबाव सरकार पर आ रहा था, यानी कि मौर्य जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, या मौर्य वंश था, उस पर आ रहा था। राजस्व में कमी, तो खर्चा तो देखिए इन चीज़ों पर हो रहा था। विशाल सेना थी, धार्मिक अनुदान अशोक बराबर कर रहा था, ठीक है, धर्म में दान कर रहा था, नौकरशाही का बोझ था, लेकिन उस हिसाब से पैसा नहीं आ रहा था गवर्नमेंट के पास। तो चूंकि अशोक की नीति ऐसा थी कि उसने नए क्षेत्रों को विजित करने की जो है पॉलिसी छोड़ दी थी कि अब हम नए क्षेत्र नहीं जीतेंगे। तो क्या होता है, जब नए क्षेत्र जीते जाते हैं तो उससे गवर्नमेंट को बहुत टैक्स मिलता है, सरकार को टैक्स मिलता है, और क्या कहते हैं, मौर्य साम्राज्य को भी टैक्स मिलता था, सोना चांदी जवाहरात। तो ऐसी सब नीतियां तो अशोक ने छोड़ दी थी, पर इन चीज़ों का बोझ बना रहा, सेना बनी रही, धार्मिक अनुदान बना रहा, नौकरशाही, तो खर्च बढ़ता रहा। खर्च 1 रुपये था और राजस्व 50 पैसे था। तो धीरे धीरे जो खजाना था वो खाली होने लगा। तो अशोक के उत्तराधिकारी को खाली खजाने और बढ़ते खर्च का सामना करना पड़ा। तो वित्तीय संकट इस तरीके से पैदा हो गया, और इसमें सेना को वेतन देना बहुत कठिन हो गया। तो धीरे धीरे आर्थिक संकट के कारण भी मौर्य वंश का पतन हुआ। प्रांतीय शासकों का अत्याचार और भ्रष्टाचार, तो प्रांत में जो शासक थे, जैसे कई प्रांतों में विभाजित था मौर्य साम्राज्य,
तो उसके शासक बहुत अत्याचार करते थे और भ्रष्टाचार थे, मतलब जनता से धन वसूलना, इस तरीके के काम करना। तो जनता जो है इन सब चीज़ों से बहुत त्रस्त आ गई थी, तो जनता ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और इसमें आप देख सकते हैं कि भ्रष्ट अधिकारी जो थे बहुत जो है भ्रष्ट हुआ करते थे और जनता का शोषण करते थे। अब जो उनको पद मिला है उसका दुरुपयोग करते थे, लोगों से पैसा वसूल करते थे। तो जनता पूरी तरीके से परेशान हो गई थी। तो जनता ने क्या किया, तक्षशिला में पहले आपने देखा होगा कि विद्रोह किया बिंदुसार के समय में, और अशोक के शासनकाल में भी हुआ था। तो ये विद्रोह जो जो दुष्ट अधिकारी थे उनके विरुद्ध में किया गया था, क्योंकि जनता बहुत परेशान हो गई थी, जनता पर बराबर अत्याचार किया जा रहा था। इसकी जानकारी कलिंग अभिलेख से मिलती है कि जनता को अकारण कोई बगैर किसी कारण से नज़रबंद कर दिया जाता था, यातना दी जाती थी। न्याय व्यवस्था भी पक्षपातपूर्ण थी, जो पैसा खिला देता था उसको छोड़ दिया जाता था, जो गरीब व्यक्ति होता था उसको फंसा दिया जाता था। तो इन कारणों से लगातार जो है विद्रोह हो रहे थे और प्रांतीय शासकों के खिलाफ जनता के मन में जो है एक तरीके से विद्रोह की भावना पैदा हो रही थी। उत्तरी पश्चिमी सीमांत, देखिए उत्तरी पश्चिमी का मतलब पहले उत्तर की बात की जा रही, तो उत्तर मतलब ये हो गया, ये एरिया। देखिए ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तो आपको बोला है उत्तर पश्चिम, तो पहले उत्तर फिर पश्चिम का मतलब ये पश्चिम आ गया। तो देखिए अशोक के समय में तो ये आर्या, आर्केशिया, जेडरोशिया, परोपनिप्सडाई, ये एरिया जो थे ये सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे, भेंट किए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को दिए थे। तो अब ये जो है ये एरिया जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया था, तो इस पर जो है जो शासक हुए वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे। क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे थे, देखिए ये एरिया जो है बहुत उपेक्षा का शिकार हो गया था, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था और यहाँ से अब विदेशी आक्रमणकारी भारत में घुसने का प्रयास कर रहे थे। तो अशोक की धार्मिक व्यस्तता, तो अशोक धर्म एकदम जो है धम्म में समा गए थे। धम्म में मतलब है धम्म में ही उनका पूरा ध्यान चला गया था कि मैं तो अब सबको त्याग दिया हूँ, अब मैं किसी प्रकार से युद्ध नहीं करूँगा। तो अशोक की धार्मिक व्यस्तता के कारण और इतना ज़्यादा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अशोक व्यस्त हो गए थे कि उन्होंने इस उत्तर पश्चिमी सीमा पर ध्यान देना बंद कर दिया था। इधर यूनानी शासकों ने उस अवसर का लाभ उठा करके बैक्ट्रिया नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। तो यूनान इधर तरफ पीछे इधर तरफ पड़ता है पश्चिम तरफ, तो ये ना यहाँ ज़्यादातर आक्रमणकारी इसी एरिया से आते थे, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया से आते थे। तो यूनान ने इस अवसर का लाभ देखा कि यहाँ का जो शासक है अशोक वो अब ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्यों ना ऐसा करे कि एक अपना स्वतंत्र राज्य अफगानिस्तान में, तो यहाँ पर उसने जो है बैक्ट्रिया में अब जो है एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली, यानी अब उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया और ये एकदम बॉर्डर तक आ गए। तो ये मौर्य वंश के लिए खतरा पैदा हो गया। सैन्य कमजोरी थी, अशोक की अहिंसा और शांति की नीति से सेना की युद्ध तत्परता कम हो गई। देखिए युद्ध में लगातार अगर सेना बनी रहती है तो एक्टिव रहती है, उसको अगर आप युद्ध करना छोड़ा देंगे सेना को, तो सेना क्या होगी, एक्टिव नहीं रह जाएगी, उसको युद्ध अभ्यास धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो अशोक की अहिंसावादी नीति एक बड़ा कारण था पतन का, क्योंकि अहिंसा के कारण सेना एक्टिव नहीं रही, सेना को युद्ध करना धीरे धीरे खत्म हो गया। तो युद्ध के लिए एक्टिव ना होने के कारण क्या हुआ कि जब सीमावर्ती एरिया में, सीमावर्ती बने ये सीमा के किनारे वाले एरियो में जब युद्ध का खतरा मंडराने लगा तो सेना उतनी एक्टिव नहीं थी, तो जिससे रक्षा कमज़ोर हो गई। विदेशी आक्रमण, तो यवन शासक जो है भारत के उत्तरी पश्चिमी एरिया में प्रवेश करने वाले थे। तो डेमेट्रियस और मिनांडर जैसे यवन शासकों ने काफ़ी मौर्य क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था और अब भारत के क्षेत्र पर उनके घुसने का जो है लग रहा था कि वो भारत के क्षेत्र में घुस जाएंगे। तो इस तरीके से अशोक की जो नीति थी उससे भारत के लिए जो बौद्ध धर्म की नीति थी या धम्म नीति थी जो अशोक ने बनाई थी, उसके कारण भारत पर विदेशी आक्रमण का खतरा मंडराने लगा था। विशाल साम्राज्य के प्रबंधन की चुनौती, देखिए चंद्रगुप्त ने इतना पूरा विशाल साम्राज्य बना लिया था, लेकिन उसको प्रबंधन, आपने साम्राज्य तो बना लिया इतना बड़ा, लेकिन उसको सही तरीके से चलाने के लिए आपको प्रबंधन अच्छा होना चाहिए।
तो भौगोलिक विस्तार देखिए, मौर्य साम्राज्य, तो ये जब एक बड़ा साम्राज्य हो जाता है तो उसके प्रशासनिक नियंत्रण को बनाए रखना के लिए भी एक शक्तिशाली शासक होना चाहिए। तो अशोक तक तो सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन अशोक के बाद जो शासक हुए वो कमजोर हुए। तो देख लेते हैं भौगोलिक विस्तार। मौर्य साम्राज्य 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था, मतलब पूरा अगर एरिया देख लें तो 50 लाख वर्ग किलोमीटर था। तो इसको संभालना बहुत मुश्किल काम था। संचार की समस्या, एक स्थान से दूसरे स्थान तक खबर भेजने में बहुत समय लगता था। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई विद्रोह हुआ तक्षशिला में, और यहाँ तक भेजने में अब कोई यूट्यूब और आपका व्हाट्सएप और कोई टेलीग्राम वगैरह ऐसी कोई उस समय तो चलती नहीं थी। उस समय तो घोड़े से कोई व्यक्ति चलता था और उसको आने में ही 1 आध महीना लग जाता था, या 15-20 दिन लग जाते थे यहाँ तक आने में, पाटलिपुत्र तक आने में। तो इन क्षेत्रों में संचार नहीं पहुंच पाता था। संचार मतलब सूचना नहीं एक दूसरी जगह पर जा पाती थी। जब आप बड़ा क्षेत्र बना लोगे, कवर कर लोगे, तो आपको सूचना पहुंचाने में भी मुश्किल आती थी, क्योंकि उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। विविध संस्कृतियां, अब इतने बड़े क्षेत्रों में कई अलग प्रकार की बोली, भाषा, धर्म, सामाजिक व्यवस्थाएं अलग अलग थीं, और एक राजा होने से अलग अलग, अब मान लीजिए यहाँ अलग बोली भाषा चल रही है, 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 तो उसको संभालना भी एक शासक के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। स्थानीय शक्तियों का उदय, स्थानीय शक्तियों का उदय का मतलब है कि लोकल में कुछ लोग थे जो बहुत मजबूत होकर के उभर रहे थे। जब अशोक के समय तक तो बात स्थिति संभली रही, लेकिन अशोक के बाद जब शासक कमजोर हुआ तो वो इन स्थानीय शक्तियों का, मान लीजिए हिमालय क्षेत्र में, इस क्षेत्र में एक नया व्यक्ति उभर के आया, इस क्षेत्र में एक अलग व्यक्ति उभर करके आया जो मजबूत था, इस क्षेत्र में एक अलग व्यक्ति उभर के आया। तो जब कोई इस एरिया वाला यानी तक्षशिला पाटलिपुत्र में कोई मजबूत राजा नहीं रहा, तो स्थानीय शक्तियां उदय हुई और जो है इन्होंने विशाल मौर्य साम्राज्य को चुनौती दी। प्रशासनिक व्यवस्था का पतन हुआ। जो अधिकारी थे वो भ्रष्टाचार थे, अनुशासनहीन थे, तो उन्होंने प्रशासन को खोखला कर दिया। तो अधिकारियों ने बहुत अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार फैलाया। प्रांतीय और स्थानीय अधिकारी जनता का शोषण करते थे, अपने अधिकार का दुरुपयोग करते थे, अवैध धन संचय करते थे, प्रजा पर अत्याचार करते थे। न्याय प्रणाली भी कमज़ोर थी। जो धनी व्यक्ति होता था उसको अगर उसने कोई गलत काम भी किया तो वो छूट जाता था, और सामान्य नागरिकों को न्याय नहीं मिल पाता था। जो गरीब होता था उसको फंसा दिया जाता था। तो राजस्व संग्रह में भी गड़बड़ी होती थी, मतलब अगर किसी गांव से कोई टैक्स वसूलना है तो बीच के अधिकारी वो बहुत सारा धन खा जाते थे। ये आप अशोक का एक स्तंभ लेख देख रहे हैं। ऐसे स्तंभ लेख होते थे, उसमें अशोक जो है कोई ना कोई लेख अपना खुदवा देता था। अंतिम कारण साम्राज्य का पूर्ण अंत। तो आप देखिए कि कैसे जो है अंत हुआ। तो अंतिम शासक था बृहद्रथ, और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जो कि एक अच्छा शासक नहीं था, ये नहीं कह सकते कि बहुत मजबूत शासक था। तो 185 ईसा पूर्व में उसका एक सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, जो कि ब्राह्मण था, और ऐसा कहा जाता है कि उस समय देश पर बहुत खतरा मंडरा रहा था। तो उसने जो है बृहद्रथ की हत्या कर दी और स्वयं सत्ता पर अधिकार कर लिया, और इसके बाद शुंग डायनेस्टी, मौर्य वंश का पतन हो गया, और उस समय एक नया वंश बना जो कि पुष्यमित्र शुंग था उसका नाम। तो शुंग डायनेस्टी इसके बाद बनती है, और इस तरीके से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, और एक ब्राह्मण सेनापति द्वारा एक विद्रोह, न केवल सैन्य असंतोष था और धार्मिक असंतोष और सामाजिक असंतोष भी ये माना जाता है। और इस प्रकार से 137 वर्षों के गौरवशाली इतिहास का अंत हो गया। ऐसा माना जाता है कि विदेशी आक्रमणकारियों का डर था कि भारत पर कभी भी अंदर आक्रमण कर सकते हैं, और इस समय जो शासक है वो बहुत कमज़ोर हैं। तो इसके लिए पुष्यमित्र शुंग ने अपनी तलवार उठाई और अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी, और एक नया वंश बना शुंग वंश। तो इस प्रकार से मौर्य वंश का पतन हुआ।